हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिविजन। आज हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभिविजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपने मेरे द्वारा बनाई गई टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोज को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देखें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इससे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है बेंजामिन एस ब्लूम, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है करथवहल, ऑप्शन डी है सिम्पसन। बताइए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कॉग्निटिव डोमेन के बारे में और कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 सब डोमेन होते हैं उनके बारे में हम लोगों को कौन जानकारी दिए थे? बताइए। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम। ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। क्या होता है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र? वैसे तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कहते हैं, यह किसी विद्यार्थी के बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है, उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। और इस डोमेन को, इस संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। या आप कह सकते हैं कि इसके अन्य 6 सब डोमेन हैं। इसके अन्य 6 सब डोमेन होते हैं, जिनमें कौन होता है? जिनमें फर्स्ट होता है नॉलेज, सेकेंड होता है बोध कंप्रेहेंशन, थर्ड होता है उपयोग एप्लीकेशन, फोर्थ होता है विश्लेषण एनालिसिस, फिफ्थ होता है संश्लेषण सिंथेसिस, और सिक्स्थ होता है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन हैं, और ये 6 सब डोमेन का भी नाम आपको याद रखना है। और संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है अवधारणा, जिसे आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है ज्ञान नॉलेज, ऑप्शन डी है विश्लेषण एनालिसिस। बताइए कि इनमें से कौन सा वह शब्द है जो पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और उसके बाद अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए, क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करें
आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, एग्ज़ाम देने में उतनी ही आसानी होगी और तभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो शब्द है जो पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हम सूचना को प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस सूचना के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। जो जानकारी हमको मिलती है उस जानकारी को या उस सूचना को आप सूचना भी कह सकते हैं या उस ज्ञान को आप ज्ञान भी कह सकते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन हैं, जिनमें फर्स्ट है ज्ञान, और ज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करता है, जानकारी को प्राप्त करता है। और सेकेंड है कॉग्निटिव डोमेन का सेकेंड सब डोमेन जो है वो है बोध, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंप्रहेंशन बोलते हैं। और बोध के अंतर्गत हम लोगों को जो सूचना या जानकारी मिली हुई है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, और जब उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत थर्ड सब डोमेन है जो है हमारा अनुप्रयोग, या उसको आप उपयोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसे एप्लीकेशन बोला जाता है। तो वह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान जो है जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, उसको व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित होता है। उसको आप प्रैक्टिकल रूप में यूज करते हैं। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान के अर्थ को समझने के पश्चात आप उस ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। तो अनुप्रयोग वो शब्द है जो पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं। ऑप्शन बी है धारणा, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन सी है विश्लेषण, जिसे आप इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। ऑप्शन डी है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। बताइए कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? इनमें से कौन सा वो है, जो कौन सा सब डोमेन वो है जो कॉग्निटिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन में के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मूल्यांकन के अंतर्गत यह देखते हैं कि जो जानकारी या जो ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया है, वो जानकारी या वो ज्ञान हम लोगों के लिए कितना उपयोगी है, या आज के समय में वो ज्ञान, वो जानकारी हम लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है, कितना रेलिवेंट है। एवेल्युएशन के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड किया कीजिए, वर्ड पर फोकस किया कीजिए। कभी कभी होता है कि आप वर्ड पर फोकस कर देते हैं तो उसी में आंसर आपका छिपा हुआ रहता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प है जो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है शिष्य केंद्रित, ऑप्शन सी है मुख्य अध्यापक केंद्रित, और ऑप्शन डी है अनुभव के आधार पर। बताइए
वो कौन सा ऑप्शन है जो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यह सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। ये अथॉरिटेटिव लेवल है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक अथॉरिटी रहता है। किनका अथॉरिटी रहता है? टीचर का। टीचर का अधिकार होता है आपके ऊपर, और आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए टोटली टीचर पर डिपेंड करता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप टोटली टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं, और यह तय करना शिक्षक का कार्य होता है, टीचर का दायित्व होता है कि उनको क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। और यह जो है शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और इसे इंग्लिश में टीचर सेंटर्ड अप्रोच के नाम से जाना जाता है, और इसका एक अन्य नेम है पेडागोजिकल अप्रोच। तो आप सभी याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में विशेषता दे रखा है और सूची सेकेंड में दर्शन दे रखा है। फर्स्ट है क्रिया करके सीखना, सेकेंड है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, थर्ड है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, और फोर्थ है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। सूची सेकेंड में दर्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, सेकेंड है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, थर्ड है व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म, और फोर्थ है यथार्थवाद, रियलिज्म। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट मैच क्या होगा, और नीचे जो कोड दिया गया है उसमें से आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को रीड करके इसको मैच करवाने की कोशिश कीजिए कि इसका करेक्ट मैच क्या होगा। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपका बेसिक नॉलेज सही है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से करके आ पाएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, यदि आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो इसको तो आप जान रहे हैं। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, प्रकृतिवाद के साथ इसका करेक्ट मैच होगा, नेचुरलिज्म। यहाँ पर्यावरण है और यहाँ प्रकृति है, इससे आप कंबाइन करके देख सकते हैं। नेचुरलिज्म, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। और आप देख लीजिए, जब भी आप ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप देख लीजिए कि सेकेंड का फर्स्ट किस में दिया हुआ है। आप कोड को पहले देखिए, सेकेंड का फर्स्ट किस में दिया हुआ है। तो सेकेंड का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन बी। आप इसको टिक करके निकल जाइए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो टाइम है वो बचत होगा। आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सीखना होगा। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, प्रकृतिवाद, उसके बाद आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक का करेक्ट मैच लगा दिए तो आपको अन्य का खुद करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन के माध्यम से उसको चूज कर सकते हैं, बाकी सबको इलिमिनेट कर सकते हैं। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं। सेकेंड का क्या है, फर्स्ट, क्रिया करके सीखना। क्रिया करके सीखना हम लोग क्रिया करके किस में सीखते हैं, व्यवहारवाद में। हम लोग किस में सीखते हैं, व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, थर्ड का हम लोग का करेक्ट मैच होगा सेकेंड, आदर्शवाद, आइडियलिज्म।
और यह दुनिया जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखना, यह हम लोग देखते हैं यथार्थवाद के अंतर्गत, रियलिज्म के अंतर्गत। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत भी हम लोगों को एक अप्रोच पढ़ना है, रियलिज्म, यूजीसी नेट पेपर 2 में। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी तरह से सॉल्व किया कीजिए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? आपको बताना है कि जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो किस ज्ञान क्षेत्र के, किस डोमेन के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। ऑप्शन बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। ऑप्शन सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स से कौन सा डोमेन हम लोगों का रिलेटेड होता है। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो है वो विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। वो विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता या आप कह लीजिए कि बौद्धिक कौशल के विकास से संबंधित होता है। और आप ये याद रखिएगा कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन हैं, जिनमें नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को इंग्लिश में हम लोग अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र को इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन के नाम से जाना जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। देखिए इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि, मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आता है। कॉग्निटिव डोमेन अर्थात भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के 5 सब डोमेन होते हैं, जिनमें फर्स्ट है आग्रहण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिसीविंग कहते हैं। सेकेंड है प्रतिक्रिया, जिसे इंग्लिश में रिस्पॉन्डिंग कहा जाता है। थर्ड है आकलन, जिसे इंग्लिश में वैल्यूइंग कहते हैं। फोर्थ है संयोजित करना, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। और फिफ्थ है निरूपण, जिसे इंग्लिश में कैरेक्टराइजेशन कहता है। और आप हमेशा याद रखेंगे कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र हम लोगों के इमोशन से रिलेटेड होता है, हम लोगों के इमोशन से रिलेटेड होता है, हमारी भावनाओं से रिलेटेड होता है, हमारे फीलिंग्स, हमारी एहसासों से, हमारे वैल्यूज, हमारी मूल्यों से, और हमारे एटीट्यूड्स, हमारी अभिवृत्तियों से ये रिलेटेड होता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है?
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित होता है, आपके फिजिकल स्किल्स के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन। ऑप्शन बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। ऑप्शन सी है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, या फिर नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में परेशानी हो रही है, तो आप हमारे द्वारा बनाई गई टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं उन वीडियोज को जाकर देखें। आप जाकर देखें कि ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग क्या होती है। आप देखें कि जो टीचिंग का जो पर्पस है वो क्या होता है, टीचिंग का क्या मीनिंग है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो हम लोगों का कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन है, उसको क्लासिफाई करने का काम किनके द्वारा किया गया है। ये सारे चीज डिटेल्ड में विथ नोट्स, विथ फ्री पीडीएफ नोट्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आपको इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है वो अविविजन के नाम से है। आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें और सर्च लिस्ट में जाकर आप अविविजन को सर्च करें। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन को हम लोग मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। और साइकोमोटर डोमेन दैट मीन्स कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित होता है, या आप कह लीजिए कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र विद्यार्थी के शारीरिक कौशल के साथ संबंधित होता है। और इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र व्यक्ति के डूइंग एस्पेक्ट से संबंधित है। मतलब यह है कि यह व्यक्ति के किसी कार्य के करने से संबंधित होता है, इसीलिए मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र अर्थात साइकोमोटर डोमेन के भी 5 सब डोमेन है, मतलब इसके 5 सब डोमेन होते हैं। या आप कह सकते हैं कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें फर्स्ट है प्रतिरूपता, सेकेंड है कार्य साधन या हस्त कौशल, थर्ड है परिशुद्धता, फोर्थ है स्पष्ट अभिव्यक्ति और फिफ्थ है प्रकृतिकरण। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, ऑप्शन बी है फोटो फिल्म का विकास,
ऑप्शन सी है निबंध लिखना, या फिर ऑप्शन डी अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? बताइए कौन सा उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। यह संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि साइकोमोटर डोमेन करने से संबंधित होता है, किसी कार्य को करने से संबंधित होता है। यह व्यक्ति के बिहेवियर का डूइंग एस्पेक्ट है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ऑप्शन बी है प्रयोग करना, ऑप्शन सी है दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, ऑप्शन डी है एक कहानी का वर्णन करना। बताइए यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोज को आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हुए रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिएगा तो उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो शुरू से ही पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाइए और एग्जाम दे रहे हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, आपको एग्जाम के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रयोग करना, एप्लीकेशन, अप्लाई करना। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? किसी कार्य को करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? किसी कार्य को करते हैं, उसे करके देखते हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रयोग करके देखते हैं। ये हम लोगों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से संबंधित होता है, ये हम लोगों के डूइंग एस्पेक्ट से संबंधित होता है। कौन? साइकोमोटर डोमेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ऑप्शन बी है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, ऑप्शन सी है शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? गेस कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पर फोकस करना, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप कुछ भी कह लीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या आपको लगता है कि शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है? नहीं, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं है, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, एजुकेशन और टीचिंग में डिफरेंस है। ऑप्शन सी है शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। ये दोनों का आंसर आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। देखिए शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यापक शब्द है। शिक्षा क्या है? एक व्यापक शब्द है, एक ब्रॉड वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत ही लार्ज होता है। लेकिन शिक्षण का मूल अर्थ होता है सिर्फ शिक्षा देना। तो शिक्षा और शिक्षण में अंतर होता है, ये दोनों एक ही अवधारणा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में स्पेशलिटी को दर्शाता है। ऑप्शन ए है अवधारणाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी है निर्णय लेने का कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण के क्षेत्र में स्पेशलिटी को शो करता है, विशेषज्ञता को दर्शाता है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है अवधारणाओं का ज्ञान, बिल्कुल ये शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। शिक्षण कौशल ये भी दर्शाता है, टीचिंग स्किल। और सी है निर्णय लेने का कौशल, ये भी शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है कि आपके पास स्किल है किसी भी तरह का डिसीजन लेने का। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए है जो एक कठोर अनुशासन है, ऑप्शन बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, ऑप्शन सी है जो शिक्षण में जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, ऑप्शन डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इनमें कौन सा वो ऑप्शन है जो शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, वो शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त हो। बाकी सभी ऑप्शन यहां नहीं होंगे इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत टीचिंग मैगजीम्स हैं। मैंने आपको टीचिंग मैगजीम्स के भी बारे में बताया है डिटेल्ड में। टीचिंग मैगजीम्स दैट इज शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, सेकेंड है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर, और फोर्थ है प्रकृति का पालन करना। आपको बताना है कि इनमें कौन सा वो ऑप्शन है जो टीचिंग के मैगजीम्स हैं, जो शिक्षण सूत्र है। तो यदि आपने हमारी टीचिंग मैगजीम्स या टीचिंग फॉर्मूलाज वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो वीडियो बनाई गई है वो देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी टीचिंग मैगजीम्स हैं, अर्थात ये सभी टीचिंग फॉर्मूलाज हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ये भी एक टीचिंग फॉर्मूला है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रकृति का पालन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। ऑप्शन ए है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, ऑप्शन बी है संघटक भागों का संयोजन करना, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया है ना कि एनालिसिस का क्या मतलब होता है। एनालिसिस का क्या मतलब होता है बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपको सूचना मिली है, जो आपको जानकारी मिली है, उस सूचना को या उस जानकारी को आप सबसे पहले घटकों में विभाजित कर लीजिए। सबसे पहले उसको पार्ट पार्ट कर लीजिए और पार्ट पार्ट करके उसके अर्थ को उचित ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग किसी सूचना को, किसी जानकारी को पार्ट में, घटकों में, या आप कह सकते हैं संघटकों में क्यों विभाजित करते हैं? ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। और यह जो प्रोसेस है वो हम लोग एनालिसिस के माध्यम से करते हैं, एनालाइज करते हैं एक एक पार्ट को। तो आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब कोई सूचना मिलती है या जब कोई जानकारी मिलती है तो उस सूचना को, उस जानकारी को हम लोग पार्ट पार्ट कर लेते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं और एक एक पार्ट को एनालिसिस करते हैं और एनालाइज करके जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कहीं उसके किसी पार्ट में ही तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं छिपा हुआ है ना। तो इस चीज का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं हम लोग एनालिसिस प्रोसेस के माध्यम से। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधि, ऑप्शन बी है शिक्षण तकनीक, ऑप्शन सी है शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन डी है शिक्षण रणनीति। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए इनमें से वो कौन से शब्द हैं जो कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत के माध्यम से हम लोग कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? क्वेश्चन को आप कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए, ध्यान से रीड कीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? ऑप्शन ए है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, ऑप्शन बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, ऑप्शन सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए। देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपको लगेगा कि सारे ही करेक्ट आंसर है, आपको लगेगा कि सारे ही करेक्ट आंसर है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में होता है कि कोई एक करेक्ट आंसर होता है जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है, जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में सारे ही करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाले कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कि अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, कि सीखने में बच्चों लोग को क्या समस्याएं आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने का कार्य एक शिक्षक का है। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाना है जो छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना है उस इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, सभी की योग्यता, सभी की क्षमता असमान होती है, सभी की क्षमता और योग्यता अलग अलग होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है संचार कौशल, ऑप्शन सी है शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को शिक्षा और छात्रों से संबंधित करना, ऑप्शन डी है आयोजन क्षमता। बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनमें कौन सा वो ऑप्शन है जो शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को शिक्षा और छात्रों से संबंधित करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को शिक्षा और छात्रों से संबंधित करना चाहिए। शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना चाहिए। यहां एक मिस्टेक है, यहां कक्षा होना चाहिए, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है एक टीचर के लिए कि टीचर अपने पर्सनालिटी और अपने कैपेसिटी को क्लास और स्टूडेंट के साथ रिलेट करे, उसे संबंधित करे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है शिक्षकों की निष्कपटता, ऑप्शन सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ऑप्शन डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो एक अफेक्टिव टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। यह प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकता है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का यह स्टेटमेंट है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी या आप कह लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों। और यह वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो बनाए जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।